नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। नवंबर से दिसंबर के बीच में 46 लाख शादियां होने वाली हैं। अब सवाल यह है कि क्या नए कपल्स फाइनेंशियल कुंडली अपना मिला रहे हैं। शादी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जॉइंट अकाउंट या अलग अलग अकाउंट क्या होना चाहिए। तो क्या उस पर खुलकर बात हो रही है। अब आज के हमारे शो में हम आपको बताएंगे हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए फाइनेंशियल मंत्र, इमरजेंसी फंड से लेकर निवेश की पूरी स्ट्रैटेजी। साथ ही एक्सपर्ट से आप जानेंगे कि कपल्स कैसे कौन से म्यूचुअल फंड से बना सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ। इस शो में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ शो पर जुड़ने के लिए। हर कोई इसकी बात करता है कि शादी के बाद आपको कहाँ घूमने जाना है, शादी के बाद आपको किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहना है कि कम झगड़े हो। लेकिन हमने आज ये चुना है कि हम ये बताएं लोगों को कि शादी के बाद आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पैसे अगर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज हो तो कलेश की स्थिति थोड़ी कम हो जाती है। विकास जी, अगर मैं सही कह रही हूं तो ये बताइएगा कि शादी के बीच इस जो बाहर हमने बताया कि 46 लाख शादियां होने वाली हैं ये एक महीने के अंदर अंदर, ऐसे में इन नए लोगों को जो अब शादी करके नए कपल्स होने वाले हैं उनके लिए किस तरीके से हम फाइनेंशियल बातें कर सकते हैं कि उन्हें समझ में आए कि एक दूसरे से क्या बात करनी है। धन्यवाद स्मिता जी अपने शो में बुलाने के लिए। और हेलो पूजा जी। देखिए स्मिता, आपने खुद ही ये बताया कि 46 लाख शादियां इतने छोटे टाइम में हो रही हैं। और एक कहावत है या एक सेइंग है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब क्या होता है स्मिता, जो पुराना समय था जब जॉइंट फैमिली कल्चर होता था, बड़े लोग डिसीजन ले लेते थे और छोटे जो घर के मेंबर्स होते थे उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं होती थी, ये कहने के एक तरीके से हम बोलें। क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, लोग बड़े शहरों में कपल्स रहने लग गए हैं शादी के बाद। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सिर्फ उस कपल के ऊपर आ जाती है। वो घर की जो भी डिसीजन होंगे वो उन्हीं को लेने हैं। और ये ऐसा देखा जाए तो कोई छोटा नंबर नहीं है, ये नंबर बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे केस में आपने एक बहुत सही जो पॉइंट उठाया कि हम शादी से पहले ही, जिसको हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और वो क्योर हम इसकी बात कर रहे हैं कि बाद में जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कोई बहुत तकलीफें ना आए। और स्पेशली जो आप डिफरेंस इन आइडियोलॉजी है, डिफरेंसेस इन जो थिंकिंग है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स हो और वो एक ऐसे लेवल पे चला जाए जहां पे शादी की सक्सेस को लेके क्वेश्चन मार्क हो जाए। आप देखें बहुत सारे केसेस में जो है उसका एंड भी इतना अच्छा नहीं होता। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, इनसे बचने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो शादी से पहले मुझे लगता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होने वाले हैं उनको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स जो है उसके बारे में डिस्कस की जाए कि शादी को लेके कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे रेड फ्लैग आ सकता है या कोई दिक्कतें आ सकती हैं, या कौन से ग्रीन फ्लैग्स हैं। ग्रीन फ्लैग्स ये हो गए कि कौन सी अच्छी बातें हैं जो शादी को सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारी हेल्प करेंगी। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आप जो एक लड़के और लड़की को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका थॉट प्रोसेस खर्चों को लेके किस हिसाब से है, उनकी लाइबिलिटीज किस हिसाब से हैं, कि वो अभी जब शादी के करके जब आएंगे तो क्या वो लाइबिलिटीज हैं जो कैरी करके आ रहे हैं, चाहे वो किसी स्टडी लोन को, एजुकेशन लोन को लेके हो, या पर्सनल लोन को लेके हो, या कोई हाउसिंग लोन को लेके हो। तो वो क्या जिम्मेदारियां हैं जो लड़की के ऊपर ऑलरेडी चल रही हैं या लड़के के ऊपर ऑलरेडी चल रही हैं, उनका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के जो काम को है उसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारी रूटीन्स किस तरह से होंगी, मेरा काम की जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं वो कैसे हैं, आपके किस तरीके से हैं, उसका हमें किस तरीके से जो है वो संतुलन बनाना पड़ेगा। और इसके अलावा उनको हम समझना भी पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट्स हैं उसको आगे लेके चलें। बिल्कुल। और विकास, आपसे एक एक करके ये तमाम जितने भी आपने यहाँ पर बातें कही हैं उसको एक एक करके समझेंगे भी, क्योंकि एक एक करके आराम आराम से हम इनको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इनको कैसे आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा आज संयोग ये है कि हमारे पास आज दोनों ही परसेप्शंस मिलेंगे। पता चलता हम ये शो कर रहे हैं और हमारे दर्शक कहेंगे कि आपके जो गेस्ट हैं वो तो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें कर रहे हैं, या फिर फीमेल कहेंगे कि सारी जो बातें हैं वो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही हैं। तो आज मेल और फीमेल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे शो में ये बातें होंगी। ये एक बहुत अच्छा आज का संयोग कह लीजिए है। तो पूजा, आप बताइए जरा कि शादी से पहले फाइनेंस को लेकर किस तरीके की बातें एक दूसरे से करनी चाहिए। First of all, thank you so much, Smita, and hello, Vikas ji.
एंड जो लोग सुन रहे हैं जिनकी अभी शादियां होने वाली हैं उनके लिए हैप्पी मैरिड लाइफ। एंड बहुत रेलेवेंट टॉपिक है स्मिता मेरे हिसाब से, जो हम कहते हैं ना, बिफोर सेइंग आई डू लेट्स डिस्कस फाइनेंस। एंड ये ऐसी चीज है ना, जो हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं ना स्मिता, कि जब हम डिसाइड करते हैं किसी इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने का, तब हम काफी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस को हम इतना डिस्कशन में नहीं लाते। आई डोंट नो, मे बी फैमिलीज अपने लेवल पे देख लेती है कि हाँ अच्छा खासा कमा रहा है, हमने अपने लेवल पे थोड़ा बहुत देख लिया। लेकिन डिस्कशन जो बहुत जरूरी अब बन गई है, उसका कारण ये है स्मिता कि बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि शादियों में जो प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं ना कहीं पैसों की वजह से आ रहे हैं। और फिर मैं देख रही हूँ काफी ऐसे, मेरे भी ऐसे काफी नोन में है, जो काफी लोग कहते हैं कि इनिशियल स्टार्टिंग इयर्स ऑफ मैरिज में मुझे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाना, मेरे नॉमिनीज को मुझे चेंज नहीं करना। सो मेरे हिसाब से ये फाउंडेशन जिस बेसिस पे हम शादी कर रहे हैं, ये जो ट्रस्ट का, जो अंडरस्टैंडिंग का जो फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्री डिस्कशन होना बहुत जरूरी है कि ये मेरा पैसा या ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा होगा, हमारी लाइफ होगी, हम उसको साथ में किस तरीके से प्लान करेंगे। ऐसे एक रिस्पेक्ट का एक इमोशन होना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से वैल्यूज जो हम देखते हैं ना एक दूसरे के नेचर में, वैसे मनी वैल्यूज और मनी बिहेवियर देखना बहुत जरूरी है कि हर इंसान का जिस हिसाब से एक बिहेवियर होता है, वैसे पैसों के मामले में भी स्मिता बिहेवियर होता है कि वो ज्यादा स्पेंडिंग वाले हैं, ज्यादा ट्रैवल खर्चे में ज्यादा खर्चे करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की साइकोलॉजी नहीं है। सो ये सब बात कर करके स्प्लिट करते हैं। जैसे आपने कहा, फीमेल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फीमेल के लिए। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक, अगर आप हाउसवाइफ रहना चाहती हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी अब फादर से हटके अब आपके हस्बैंड पे होगी। तो अब तक आपने इतना ज्यादा सोचा नहीं होगा, लेकिन हस्बैंड के साथ आप डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि घर कैसे चलाना है और आपका खुद का भी किस तरीके से सेविंग होगा। एंड अगर मैं कमा रही हूँ एंड इवन आई एम अर्निंग, हम दोनों ही कमा रहे हैं, तो भी मेरे लिए ये डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल स्मिता बहुत ज्यादा पोजीशंस भी काफी टाइम बिल्कुल। पोजीशन ज्यादा बड़ी हो जाती है, उनकी अर्निंग होती है, तो वहां पे मेल इश्यूज ये सब नहीं आने चाहिए। इस वजह से पहले अगर बात हो जाती है ना, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन को हमें बहुत ज्यादा वेटेज देना है इस पर्टिकुलर डिस्कशन। बिल्कुल, नहीं तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो। और विकास, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हेजिटेशन तो होती है। हेजिटेशन तब भी होती है जब अरेंज मैरिज हो रही होती है कि अब पैसों की बात कैसे करें। जब लव मैरिज हो रहा होता है और कोर्टशिप पीरियड चल रहा होता है, तब तो लगता है कि अब पैसों की बात क्यों करें। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, उन लोगों के लिए आप बताइए कि कितनी जरूरी होती है कि जैसे आपकी कुंडली मिलाई जा रही है, उसी तरीके से फाइनेंशियल कुंडली भी मिलाएं। एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है विकास? बहुत जरूरी है स्मिता। और देखिए, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर हम जॉब की बात कर रहे हैं या शादी की बात कर रहे हैं या किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट कब बनता है? जब आप ट्रू टू योर सेल्फ होते हैं। देखिए, कोर्टशिप पीरियड में बहुत बार हमने देखा है कि एक थोड़ा दिखावा ज्यादा रहता है, और जब शादी के बाद है वो थोड़ा एक्चुअल सिचुएशन जो होती है वो सामने आ जाती है। और मुझे लगता है कि अब जो न्यू एज कपल्स हैं, जो जो लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं, वो ज्यादा मैच्योर्ड है इन टर्म्स ऑफ देयर थॉट प्रोसेस। तो उनको ये जरूरी है कि वो ट्रस्ट बिल्ड करें बाय शोइंग देयर एक्चुअल। मतलब एक्चुअल का मतलब ये हो गया कि उनको ये बताना पड़ेगा कि मेरी एक्चुअल अर्निंग क्या है, मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं, या गर्ल जो है वो बॉय को बता सकती है कि आप मेरे से क्या उम्मीद रखते हैं। तो मुझे भी ये समझना जरूरी है कि आप किस एंगल से या किस थॉट प्रोसेस से उस शादी के जो रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। तो पहला जरूरी ये है कि एक दूसरे को एक ट्रू नेचर में बताना जरूरी है कि फाइनेंशियली, अगर क्योंकि आज फाइनेंशियल कुंडली की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों जो होने वाले दंपति हैं, इनको फाइनेंशियली एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करना जरूरी है। जैसा पूजा ने बोला कि किसी की अर्निंग जो हो सकती है ज्यादा हो, किसी की अर्निंग कम हो, तो उस चीज को रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है। फिर लायबिलिटीज को भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या लायबिलिटीज है। और ये भी देखना जरूरी है कि मैं कोई चीज छुपाऊं ना, जिनके साथ हम शादी के बंधन में बंध रहे हैं उनसे छुपाए ना, ताकि क्योंकि अगर वो छुपाते हैं और शादी के बाद चीजें सामने आती हैं,
तो उसकी शुरुआत बहुत गलत तरीके से होगी। तो ये मुझे लगता है कुछ चंद ऐसी चीजें हैं जिस तरीके से जो होने वाले हस्बैंड और वाइफ है उनको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है, और उसमें खुल के एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जैसे पूजा ने बोला कि नॉमिनेशन को लेके, या कई बार बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। देखिए स्मिता, कि शादी के बाद मैं सरनेम नहीं चेंज करना चाहती हूँ, और फिर सरनेम चेंज करना हो तो फिर बैंक अकाउंट सारे चेंज होंगे, बैंक अकाउंट चेंज होंगे तो क्या मेरे को ज्वाइंट होल्डिंग उसमें हस्बैंड की चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है ये है बड़ी छोटी चीजें हैं, अगर आप उसको सोचने पे आ जाए तो बहुत बड़ी दिखती हैं, बट अगर वो बड़े सटल वे में एक दूसरे के साथ डिस्कस की जाए तो मुझे लगता है एक सौहार्द के साथ रिलेशनशिप शुरू होगा। और अगर रिलेशनशिप शुरुआत में अगर बहुत स्मूथली चले और ट्रस्ट के साथ चले तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में, या कुछ भी होगा, लेकिन उसको कैसे उससे निजात पानी है, कैसे उस चीज से निकलना है, वो अगर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया होगा रिलेशनशिप में तो ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बड़े अच्छे से निकल जाएंगी। बिल्कुल। अब एक बहुत फेमस टर्म है ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग का, पूजा। अब मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी कि अगर किसी को शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियली इसमें एक इस चीज़ को तो जोड़ना पड़ेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को ग्रीन फ्लैग डिक्लेयर करना है तो उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पहचानेंगे कैसे कि ये ग्रीन फ्लैग है। थैंक यू सो मच स्मिता। और आई थिंक आज मैं ग्रीन भी पहन रही हूँ, सो वो ग्रीन फ्लैग हाईलाइट हो जाएगा। बट जोक्स अपार्ट, नॉर्मली स्मिता कुछ बातें ना, आई थिंक हमें सब कुछ पूछा भी नहीं जाता। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ना ऑब्जर्वेशन करना भी बहुत जरूरी है, एंड आई एम श्योर हर इंसान करता ही है शादी करने से पहले। भले ही हम बोलते हैं ना हम पागल थे प्यार में, या पता नहीं हमको क्या हमने बोल दिया, बट सब लोग अपनी एक चेकलिस्ट लेके चलते हैं एंड सब लोग ऑब्जर्वेशन रखते हैं। बस ये क्या ऑब्जर्वेशन है उसको हम सिर्फ थोड़े पॉइंटर्स में डाल दें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एजुकेशन किस लेवल का है। अगर एजुकेटेड है तो भले ही आज जॉब समझो फॉर सम टाइम, अगर जॉब नहीं भी है, वी नो कि बिकॉज ऑफ एजुकेशन उन्हें अभी नहीं तो 3 महीने 6 महीने बाद दूसरी जॉब लग जाएगी। तो एक स्टेबिलिटी का एक भरोसा मिल जाता है अगर एजुकेशन आपका सॉर्टेड है। फिर हम कहते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में काफी टाइम ये भी होता है कि जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है, तो 2 भाई हैं या घर में और भी लोग हैं, तो किस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट है और आप कैसे आपके सैलरी लेते हैं, ये सब बातें मैं समझती हूँ। कोर्टशिप पीरियड में सब कुछ डिटेलिंग में, जैसे विकास जी ने भी कहा कि तब शायद ना सब लोग इम्प्रेस करने के मोड पे होते हैं, व्हेन दे आर एक्चुअली गेटिंग मैरिड उसके बाद धीरे 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 हमें वो बिहेवियर समझ में आते हैं। लेकिन आपको बात करने से आइडिया लग जाती है, आप फैमिलीज में जाओगे, आप उनके इवेंट्स में जाओगे, आपको समझ में आएगा। फिर आपको कहीं ना कहीं टॉपिक्स भी निकालने बहुत जरूरी है कि टैक्स भरना, क्या लगता है टैक्स भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स की बात करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो कि ज्यादातर एफडी गोल्ड वगैरह में, कि क्या मतलब व्हाट इज द फैमिली थॉट प्रोसेस। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से डिस्कशन में वो ग्रीन फ्लैग है अगर हमें पता चलता है। फिर स्पेंडिंग बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है स्मिता। इन्वेस्टमेंट और सेविंग बिहेवियर समझ लिया, स्पेंडिंग बिहेवियर क्यों, काफी टाइम हम देखते हैं कि बहुत लोगों को है ना एक मेंटालिटी होती है कि भाई वो जरूरत नहीं है, फिर भी सिर्फ शो ऑफ के लिए चीजें लेना। ब्रांड कॉन्शियस होते हैं वो। इफ यू आर अर्निंग वेल, डेफिनेटली एवरीबडी डिजर्व्स दैट, बट काफी टाइम अगर आपका अर्निंग भी इतना नहीं है लेकिन आप बहुत ज्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट है, आई एम टॉकिंग दिस फ्रॉम द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, काफी फीमेल्स भी बहुत ज्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट होती हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है, या फिर एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में कि स्पेंडिंग हैबिट क्या है। एंड जैसे विकास जी ने कहा लोन्स और लायबिलिटीज की, तो वो भी समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, कुछ होम लोन वगैरह है तो ठीक है, फिर रेंटल पे रह रहे हैं लेकिन घर बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहा है तो स्टेबिलिटी नहीं है। मेरे हिसाब से स्मिता, शादी नाम एक कमिटमेंट है, और कमिटमेंट किस चीज का है, अश्योरेंस का, और अश्योरेंस में हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी भी चाहिए, हमें फ्यूचर भी चाहिए। तो स्टेबिलिटी एक प्रॉपर जॉब या बिजनेस स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि काफी टाइम वो खुद ही उनको नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना है, एम आई सेटिस्फाइड। और सिक्योरिटी सेफ्टी, आपको इंश्योरेंस का कितना आप रखना चाहते हो आपकी लाइफ में, मेडिकल इंश्योरेंस है या लाइफ, एंड फ्यूचर जो हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो आई थिंक ये सारा का सारा एक मिश्रण जो है वो आपको ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन, ये 2 चीज से
मिल जाएगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने यहाँ पर रखे हैं पूजा, और मुझे लगता है यही करना भी चाहिए लोगों को, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही आप कोर्टशिप पीरियड में क्यों ना हो, भले ही हर चीज़ें आपको बहुत अच्छी क्यों ना लग रही हो, लेकिन फिर भी फ्यूचर का सवाल होता है और फ्यूचरिस्टिक गोल्स हमेशा ध्यान में होने चाहिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे पहचाने रेड फ्लैग भी, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक पावर कपल कर सकते हैं अपने लिए फ्यूचर गोल की तैयारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शादी करने जा रहे हैं आप, तो कैसे रखें शादी के बाद अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल, और सबसे बड़ी बात कि क्यों बहुत जरूरी है इस पर कपल का बात करना। इस पर कर रहे हैं हम बात। हमारे साथ विकास पुरी और पूजा भिंडे इस वक्त मौजूद है। विकास, अब आपके पास में आऊंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, अल्टीमेटली सारी चीजें तो वहीं पर आती हैं कि आप एज एन कपल जब आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके की होनी चाहिए, इस पर कैसे बात करनी चाहिए? देखिए स्मिता, फैमिली जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूली वेड कपल जो होंगे, और क्योंकि मैंने शुरुआत में ये बोला कि अगर जॉइंट फैमिली जो कल्चर था पहले, वहां पे बहुत सारी लाइबिलिटीज जो होती वो न्यूली वेड कपल के ऊपर नहीं आती थी, जैसे घर को लेके हो गया, गाड़ी को लेके हो गया, क्योंकि एक इकोसिस्टम घर में बना होता है और उसी इकोसिस्टम में वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करते थे। आज की तारीख में जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज की बात करते हैं, जब लोग शहरों में या टीयर 2 सिटीज में अकेले उनको पूरी चीजें मैनेज करनी है, तो आप ये देखें कि आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो लाइफ में आने वाले होते हैं। अब हम मैरिज की बात कर रहे हैं, तो मैरिज के इमीडिएटली बाद जो सबसे पहला जो एक आप बोलेंगे इवेंट होता है, वो हनीमून के लिए जब कपल को बाहर जाना है, तो ऑब्वियसली उसका एक खर्चा होता है, बिकॉज एस्पिरेशनल इंडिया है, तो सबको ये चाहिए कि वो एक एग्जॉटिक लोकेशन पे जाए या ओवरसीज लोकेशन पे जाए, तो उसके लिए एक आपके बजट होगा। फिर उसके बाद में एक मान लीजिए मिड टर्म गोल हो गया कि गाड़ी का गोल हो गया या घर लेना है अगर, तो ये जो गोल्स होते हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात करते हैं, अब यहाँ पे हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कपल की बात कर रहे हैं, और उस कपल को बैठ के, क्योंकि हम बात भी उस चीज की कर रहे हैं जहां पे शादी होने वाली है, तो हम यही मान के चलते हैं पॉजिटिव नोट पे कि सब चीजें सही तरीके से जा रही हैं, और अब उनको अपना जो मैरिड लाइफ है उसको कैसे पीसफुल बनाना है उसके लिए वो प्लानिंग हो रही है। तो ऐसे केस में फाइनेंशियल प्लानिंग में उनको अपने गोल प्लानिंग जो है वो मुझे लगता है एक बजट डायरी कह लीजिए या कहीं पे वो आप नोट करें, और उसके बाद वो लिखें कि हमें कितना एक्सपेंस जो है वो शादी के लिए, कितना हमें सपोर्ट घर से मिलेगा, कितना हमें खुद से एक्सपेंस करना है, कितना हमें हनीमून पे खर्चा होगा। और जब ये बजटिंग करते हैं तो उसमें ये बहुत जरूरी है कि कहीं पे भी ओवरबोर्ड ना जाया जाए, क्योंकि शादी देखिए स्मिता 2-3 दिन का इवेंट है, लेकिन उस इवेंट में दिखावे की वजह से इतना ज्यादा लोन या इतना ज्यादा खर्चा कर लिया कि बाद की लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाए, उससे बिल्कुल बचना चाहिए। और यदि पेरेंट्स भी लेविश एक्सपेंसिव खर्चे करने जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी रोकना चाहिए कि आप हमारे ऊपर इतना खर्चा ना करें, जितना उसको सेटल हो उतना बेटर रहेगा। उसके बाद की, क्योंकि जो इवेंट है वो बेटर है कि पैसा अपने ऊपर खर्चा किया जाए बेटर लोकेशन में जाके, या मान लीजिए अगर गाड़ी लेनी है, अगर दोनों दंपति में एक डिसाइड कर लेता है कि मैं कार का लोन ले लूंगा और मैं इसकी सर्विसिंग करूंगा, या और कोई छोटा जैसे फर्नीचर चाहिए घर के लिए, कुछ चाहिए, व्हाइट गुड्स चाहिए, तो उसके लिए आप लोन ले लीजिए और उसकी डेट सर्विसिंग आप लीजिए। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है वो उसकी रेशो कुछ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति 70% दे रहा है, दूसरा व्यक्ति 30 दे रहा है, या 40-60 हो रहा है, या 60-40, वो रेशोज कुछ भी हो सकती है। वही एक चीज है जो आप आज शो में आप हाईलाइट करना चाहती हैं कि शादी से पहले इन चीजों के बारे में डिस्कस कर लें, ताकि जब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो मुझे लगता है लाइफ बहुत सक्सेसफुल होती है। और उसमें क्या होता है कि आपको एक चीज का एहसास आ जाता है कि हमें कैसे कंधे से कंधा मिला के अपनी लाइफ को बिल्ड करना है, थ्रू छोटे छोटे एसेट्स, छोटी छोटी एस्पिरेशंस और छोटे छोटे गोल्स को लेके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर मैरिज एक बजट डायरी बनाई जाए, उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन किया जाए, और इसमें फिर ये भी तय किया जाए कि हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी लेंगे, कौन कितनी लेगा, किस तरीके से लेगा। और अगेन मैं यही बोलूंगा कि किसी भी चीज में ओवरबोर्ड ना जाएं। अगर लगता है कि आज वो उतना फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं है लिक्विडिटी के हिसाब से, तो गोल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। इमीडिएटली हनीमून पे ना जाके 3 महीने के बाद जाया जाए, इमीडिएटली गाड़ी ना खरीद के उसको 6 महीने के बाद लिया जाए, या जो बजट आपने सोचा है उससे थोड़ा कम किया जाए। तो हर एस्पेक्ट पे सोच के एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो होता है वो लिया जाए, विजडम के साथ चला जाए और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चला जाए, तो मुझे लगता है लाइफ बहुत ही अच्छी होगी।
बिल्कुल, लेकिन आपने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट कहे विकास, वो ये कि शादी में इतना आउट ऑफ बजट लोग खर्च करते हैं, और ख़ास करके आजकल सोशल मीडिया का जो पेयर प्रेशर है लोगों के ऊपर, हर किसी को ये लगता है कि उनकी जो शादी है वो पूरी फेयरी टेल होनी चाहिए, और उसके लिए अलग अलग जगहों से जितनी जगह की वो फोटो देख के रखते हैं, वो तमाम चीज़ें अपने सेव में कहीं ना कहीं रख के और फिर वैसा ही करने की कोशिश, और इस कोशिश में, इस दिखावे में ना जाने कितने ही पैसे शादियों के नाम पर खर्च हो जाते हैं। वो भी हम कुछ दिनों के बाद डेटा उसका भी आएगा कि 46 लाख शादियों में कई 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो भी आएगा। बहरहाल हम तो यहाँ बात परिवार की कर रहे हैं कि परिवार शादी के बाद कैसे आराम से और सुकून से अपनी जिंदगी बिताए। तो पूजा, रेड फ्लैग आपने बहुत अच्छे तरीके से, ग्रीन फ्लैग तो बताया, अब जरा बताइए कि शादी अगर करने जा रहे हैं तो फिर कैसे पहचाने कि ये रेड फ्लैग है, इससे बच के रहो, इससे शादी करने से फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं स्मिता, मेरे हिसाब से जो ग्रीन फ्लैग्स हमने डिस्कस किए, अगर उन सभी में मैं कन्विंस नहीं हूं तो वो रेड फ्लैग ही है, इफ यू सी दैट वे। मेरे हिसाब से जैसे हमने मोटा मोटी ऑलमोस्ट सब कुछ यही बात किया कि भाई आप वैल्यू सिस्टम को समझे, आप लोन्स को समझे, आप स्पेंडिंग को समझे। मेरे हिसाब से ये सब समझ में आ जाएगा, एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं है ना, रेड फ्लैग हाईलाइट नहीं होता है इनिशियल फेज में, क्योंकि यू आर लाइकिंग द पर्सन, तुमको शादी करने का एक अलग एक माइंडसेट होता है, तो तुम इन सब रेड फ्लैग्स को काफी टाइम इग्नोर भी करते हो। लेकिन यहाँ पे वही मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में दूसरे लोगों के साथ भी जो हुआ है उसको भी एक बार दिमाग में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजंस ना लें, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से समझे कि किस तरीके की फैमिली। हमारे बॉलीवुड में काफी मूवीज ऐसी बन चुकी हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ बोथ द फैमिलीज, वहां से ही झगड़े शुरू होते हैं। दो तीन बातें मैं कहूंगी स्मिता के रेड फ्लैग के हिसाब से, तो चलो हमने देख लिया कि क्रेडिट स्कोर है या स्पेंडिंग है, वो सब ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत जो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं शादी के हिसाब से प्लान करने के लिए, कि आपकी जो ग्रोसरी है, घर खर्च है, वो सब के लिए आप दोनों जॉइंट अकाउंट मेंटेन करेंगे या दोनों खुद का अकाउंट। ये भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन है कि जो मेन समझो कोई घर का लोन चल रहा है, कोई ईएमआई चल रही है, जो ग्रोसरी का खर्चा, यूटिलिटीज है, वो हम जॉइंट अकाउंट से करते हैं। जैसे विकास जी ने कहा प्रपोर्शन, तो शायद वो प्रपोर्शन कैन बी इन टर्म्स ऑफ इनकम, कि ये कितने इनकम कमा रहे हैं, ये कितने इनकम कमा रहे हैं, उस प्रपोर्शन में आप एक्सपेंसेस भी शेयर करें। एंड वो 50-30-20 वाला जो रूल है, 50% आप नीड्स के लिए रखे, 30% वॉन्ट्स एंड 20% सेविंग्स। ये एक चीज। कंटिजेंसी स्मिता, ये क्यों हो जाता है? बीइंग अ फीमेल, काफी टाइम मैं इसको रिलेट इसके लिए कर पा रही हूँ कि काफी टाइम शादी के बाद, इवन इफ यू आर वर्किंग, काफी फीमेल इन्वेस्टर्स को एक ब्रेक मिल जाता है उनके करियर, मैटरनिटी, बच्चे, तो उस टाइम पे आप नहीं कमा रहे तो वो कंटिजेंसी का पैसा, एंड इट ऑल द बर्डन गोज ऑन दैट वन पर्सन। एग्जैक्टली, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हमने इतनी सारी बात कर ली, तो बहुत शॉर्ट में विकास जी ये भी समझा दीजिए कि शादी के बाद कैसे एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करके हम जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। देखिए स्मिता, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट जब दोनों में हो गया तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो भी पूजा जी ने, हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसमें कैसा होता है कि आप एक तो फाइनेंशियल ईमानदारी, या जिसको हम बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रखें, एटलीस्ट बता के रखें कि मैं किस तरीके से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करूंगी और आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, ईएमआई को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, अकाउंट्स किस तरीके से खोलने की, कौन से खर्चों के लिए हम जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, या नहीं भी खोलना होगा हम अपने अपने अकाउंट से किन चीजों का जो है खर्चा करेंगे, और उसके अलावा किस तरीके से इंश्योरेंस हमने लेनी है, किस तरीके से हमने जो बाकी लाइबिलिटीज है उसको वो करना है। और जैसा पूजा ने बोला कि ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है कि आप 50-30-20 जो रूल है कि 50% हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे और 30% जो है हम अपना जो नीड्स है उसके लिए वो कर लें, और जो वांट्स वगैरह के लिए हम 20% रखें, बट 30% हम एटलीस्ट सेव करें, क्योंकि सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मिता, लास्ट में मैं यही चीज बोलूंगा कि अमीर वो है जिसकी जेब में या बैंक बैलेंस में पैसा है। खर्चा करके कोई आदमी अमीर नहीं बनता, और
दिखावा जो है कि शादी में जो दिखावा हमने शुरुआत की कि वो दिखावे की शादी आपको एक लंबे समय तक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डेंट क्रिएट करके जाएगी, तो उससे बचना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड विजडम के साथ पैसे को खर्चा, एंड फोर्थ जो है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि आपकी लाइफ जो है बहुत स्मूथली निकले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन आप दोनों ने यहाँ पर किया। पूजा, थैंक यू इसके लिए, और विकास आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि कैसे शादी के बाद आपके फाइनेंशियल हेल्थ का आपको खुद ध्यान रखना है। और इसी के साथ मनी गुरु के सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।